अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना जो बेटा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बात करनी है कम्पीटिंग इन वर्ल्ड मार्केट। बेसिकली हर बिजनेसमैन और हर बिजनेस की एक ही कोशिश होती है कि जो प्रोडक्ट वो अपनी बना रहा है वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेल होगी, तभी उसको फायदा होगा अगर हर बंदा उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम लोगों ने यही देखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड जो है वो किस तरीके के साथ सेल आउट करते हैं। सेल आउट करने के लिए किन किन स्टेप्स को जो है वो हमें फेस करना पड़ता है, उसमें क्या क्या हर्डल्स यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके सोल्यूशन जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इसमें दे रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वी लिव इन अ ग्लोबल इकोनॉमी, कंज्यूमर अराउंड द वर्ल्ड ड्रिंक कोको कोला। सबसे पहले नंबर पे क्या कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हम बेसिकली एक ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि जी अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर कोको कोला पीने वाले और पेप्सी पीने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरीके के साथ आगे लिखा हुआ है एंड ईट एट मैकडोनल्ड्स, और इसी तरह से मैकडोनल्ड्स की प्रोडक्ट भी यूज करने वाले लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो बेसिकली इन लोगों को अपने आप को पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए डे वन से जो है ये यहाँ पे ये नहीं पहुंच सके, इनको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ी। इन्होंने पहले कुछ टाइम अपने मुल्क के अंदर जहां पे इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था वहां पे पहले इन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया, वहां के लोगों की सारी जरूरियात को पूरा किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हर मुल्क की तरफ ये मूव हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बारी में एक मुल्क को जो है वो अपनी जरूरत को पूरा करके आप बाकी सारे मुल्कों को जो है वहां पे जाकर अपनी चीज को सेल आउट करना शुरू कर दें। सबसे मेन चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करना है, जिस मुल्क के साथ अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि उस मुल्क की आबादी कितनी है, ताकि आप उस आबादी के मुताबिक चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इन केस अगर मैं कहूँ मुझे उस मुल्क की आबादी का आइडिया ही नहीं है तो देन मैं फिर गुड्स को कैसे मैन्युफैक्चर करूंगा, मुझे क्या पता होगा मेरी गुड्स को यूज करने वाले वहां पे कितने सारे लोग हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो होती है इंटरनेशनल बिजनेस करते वक्त आप लोगों को किसी भी मुल्क की जो है वो पॉपुलेशन का वहां पर आइडिया होगा, तभी आप अपनी चीज को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आगे से लिखा हुआ है, कहता है प्रोडक्ट्स यू कंज्यूम टुडे, आज के दौर में जो हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कहता है आर जस्ट एज लाइक टू हैव बीन मेड इन चाइना। कहता है वो सारी की सारी चीजें कहां पर बननी है, कहता है वो चाइना के अंदर बननी है, कोरिया, और आगे से लिखा हुआ कहता है जर्मनी एंड इन द यूनाइटेड स्टेट। चार मुल्कों के नामों से आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। कहता है जो हम प्रोडक्ट्स अपने यूज करें आज के दौर के अंदर आप जो अगर देखें तो वो मेड इन कोरिया लिखा होगा या मेड इन चाइना लिखा होगा या मेड इन जर्मनी होगा या मेड इन यूएसए। उसकी रीजन ये है कि ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को एक वक्त लगाया, एक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आज इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं कि जब इनको किसी भी चीज की डिमांड की जाती है कि हमें ये गुड्स इतनी रिक्वायर्ड है, ये उसी वक्त प्रोड्यूस कर दे देते हैं। इन्होंने उसके लिए हर मुल्क के अंदर अपना छोटा छोटा जो है वो यूनिट लगाया हुआ है, जैसे हम ब्रांच का नाम देते हैं, छोटे छोटे सेटअप्स इनके लगे होते हैं जिसके जरिए ये कंज्यूमर की सारी डिमांड्स को क्या कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। अब आके अपने चैप्टर को प्रॉपर्ली हम अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस कहा किसको जाता है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता था बाइंग सेलिंग एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। कहता है बेसिकली हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं इसको है कि जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद और बेच रहे हैं वो हम अपने मुल्क की हदूद के बाहर जाकर बेच रहे हैं, हम उसको अपने मुल्क की हद तक नहीं बेच रहे। अगर यहां से इस वर्ड को बहुत ज्यादा आसान करो तो बेटा बेसिकली वो ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहते हैं जब हम ट्रेड करते हैं ना तो ट्रेड करते वक्त ये चीज होती है, ट्रेड में हम जब आते हैं तो वहां पे हमारे पास दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है होम, दूसरी होती है फॉरेन। होम ट्रेड यानी कि चीजें एक ही मुल्क में खरीदी जाएंगी, उसी मुल्क के अंदर बेची जाएंगी। लेकिन जब बात की जाती है फॉरेन ट्रेड तो बेटा फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जिसमें चीज खरीदी किसी और मुल्क में जाती है, बेची किसी और मुल्क में जाती है। यानी कि अगर हमने अपने मुल्क में बनाई है तो हम अपने मुल्क में नहीं बेचेंगे, हम किसी दूसरे मुल्क में बेचेंगे। तो इसी को हम लोग जो है वो यहाँ पे नाम देते हैं कि आपकी क्या कहलाती है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जैसे कि आगे से यहाँ पर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दी हुई है जिसमें बता रहा कहता है इसमें दो चीजें फिर हमारे पास आ जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। इंपोर्टिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने चीज किसी दूसरे मुल्क से खरीदकर अपने मुल्क में मंगवाई है, यानी कि आप खुद उस चीज को नहीं बना रहे, आप उस चीज को किसी दूसरे मुल्क से क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। अगर हम चीज को किसी दूसरे मुल्क से खरीद रहे हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो इंपोर्टिंग कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ कि चीज को हम खरीद नहीं रहे, हम चीज को दूसरे मुल्क को सेल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमने पीछे अगर डेफिनेशन में देखें तो वहां पे लिखा होता था परचेज, हम वहां पर चीज को खरीद रहे थे। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन मार्केट। अगर हम बाहर के ममालिक वालों को या बाहर की मार्केट वालों को चीजें अपनी सेल आउट कर रहे हैं तो देन इसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये एक्सपोर्टिंग होती है।
जब भी किसी मुल्क के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कुछ चीजें हम लोगों को वहां पे जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं। कहता है वाई नेशनल ट्रेड, कहता है क्यों हम लोग जो है वो नेशनल ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेड की जाती है तो उसके अंदर एक ऊपर डेफिनेशन आपके सामने जैसे लिखी हुई है, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ फॉर द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर एट फेवरेबल प्राइस। बेसिकली इस तरह से होता है कि सम टाइम हम जो चीज बना रहे होते हैं ना, हमारे अपने मुल्क के अंदर से उस चीज को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिल रहा होता है, तो फिर हम करते क्या है, हम किसी ऐसे मुल्क को ढूंढते हैं, किसी ऐसी जगह के बारे में रीड करते हैं या किसी ऐसी प्लेस को ढूंढते हैं जहां पर वही सेम रॉ मटेरियल हम लोगों को इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता मिल रहा हो। इसके कुछ हमें फायदे होते हैं, वो 3 तरह के फायदे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फायदा आता है जिसका नाम है अब्सोल्यूट एडवांटेज। अब्सोल्यूट एडवांटेज बेटा कहा जाता है जिसमें हम ये कहेंगे कि चीज हम खुद नहीं बना सकते, चीज बेसिकली कोई और मुल्क बना रहा है और उस मुल्क ने वो चीज बना के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, और वो मुल्क के अंदर क्या करना चाह रहा है, हर मुल्क के अंदर मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है कि वो चीज हमारे अलावा कोई और नहीं बना सकता। यानी कि ओनली वन प्रोड्यूसर आप इसके अंदर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चीज बनाने वाला एक बंदा जब मार्केट के अंदर हो तो उसे कहा जाता है अब्सोल्यूट एडवांटेज। इंटरनेशनल ट्रेड में समटाइम हमें ये चीज फेस करनी पड़ती है कि जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं वो चीज बनाने वाला सिर्फ मार्केट के अंदर एक ही बंदा अवेलेबल होता है। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर वो आप लोगों को बताता है, कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज में ये होता है कि हम जब तक उस चीज को दूसरे मुल्क से सस्ता प्रोड्यूस ना कर सकते हो तब तक हम उसको दूसरे मुल्क से खरीदते रहेंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि जी हम बाहर के ममालिक से, लाइक जैसे चाइना से, पाकिस्तान के अंदर 90% प्रोडक्ट यहाँ पे चाइना से आती है। मैं कहता हूँ वहां से जो चाइना से ताला आ रहा है, हमें वहां से ताला पड़ता है लेट्स सपोज 100 रुपीज का। मैं कहूंगा जब तक पाकिस्तान में उस ताले को बनाने के अखराजात लेस देन 100 नहीं हो जाएंगे, इवन के प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर अपना ऐड करके हम उसको लेस देन 100 पे बेचने के काबिल ना हो जाए, तब तक हम उसको वहां पर सेल आउट नहीं कर सकते। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहलाता है। दोनों का डिफरेंस बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले था अब्सोल्यूट एडवांटेज। अब्सोल्यूट एडवांटेज में ये होता है कि चीज बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है और वही बंदा उस चीज को बनाकर दूसरे मुल्क को क्या करेगा, सेल आउट करेगा। कंपैरेटिव में ये है कि वो चीज बनाने वाले काफी सारे मुल्क होते हैं, ये नहीं कि कोई एक ही मुल्क बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा उस जगह से चीज को खरीदते हैं जहां पर चीज हमेशा सस्ती हो। तो इसीलिए जब तक हम खुद उस चीज को इकोनॉमिकल वे पे प्रोड्यूस ना कर सकते हो, लो कॉस्ट के ऊपर वो मैन्युफैक्चर ना हो सकती हो, तब तक हम जो है वो साइड पर बैठे रहते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारा कहलाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। और इसी में जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है विद द नेम ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की अगर बात की जाए तो जैसे डेफिनेशन के अंदर वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अदर टास्क सच एज डाटा प्रोसेस टू कंट्रीज वेयर लेबर एंड सप्लाईज आर लेस एक्सपेंसिव। कहते हैं इसमें बेसिकली होता ही है कि हम अगले को काम करने का तरीकेकार बताते हैं कि भी आपने इस तरह से ये चीज जो है वो प्रोड्यूस करके हम लोगों को देनी है। यानी कि इसका स्केच आप कह सकते हैं कि स्केच हम बताएंगे और उस मुल्क को बताएंगे जिस मुल्क की लेबर जो है और वहां का रॉ मटेरियल सस्ता हो कि जनाब आपने हमें बना के देनी है। जैसे एक वक्त था कि चाइना में हम जाते थे और वहां पर जाकर कहते थे कि जनाब आपने हमें 1000 मोबाइल तैयार कर देने हैं, बताएं खर्चा कितना होगा। लेकिन आज उसका रिवर्स हो चुका हुआ है। आज चाइना वाले ये कहते हैं 1000 मोबाइल तैयार करवाने, हम आपको 1000 के 1000 मोबाइल तैयार करके देंगे, आप कॉस्ट बताएं आप कितने पैसों में तैयार करवाना चाहते हैं। दैट्स आउटसोर्सिंग, क्योंकि वहां की लेबर और वहां का रॉ मटेरियल जो है बेटा वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। दैट्स व्हाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और अगला पॉइंट है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ये दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में कहता है डिफरेंस बिटवीन नेशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमने पूरे साल में अगर मैं यहाँ पर बात करूं कितनी चीजें हमने अपने मुल्क के अंदर मंगवाई और कितनी चीजें हमने बाहर के ममालिक के अंदर सेल आउट की, अगर हम उन दोनों का डिफरेंस ले लें, उन दोनों का फर्क निकालें, तो जो फर्क आता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है जी द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ अ कंट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि पूरे साल में आप कह सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर कितने पैसे आए और हमारे मुल्क से कितने पैसे दूसरे ममालिक की तरफ गए। जारी बात है जब हम चीज खरीदेंगे तो हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब हम चीज को बेचेंगे तो हमारे पास वहां पर पैसे आएंगे। तो कितने पैसे हमारे पास आए और कितने पैसे हमारे पास है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस वहां पर ले लें तो जो डिफरेंस हमारे पास आता है उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त हमें डिफरेंट किस्म के कुछ बैरियर्स का बेसिकली लफ्जी मतलब होता है बेटा रुकावट। हमें कुछ रुकावटें आती हैं रास्ते में
जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। बेसिक वो रुकावटें आपकी बुक के अंदर वैसे तो 3 लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, मैं रीड कर देता हूँ सारी की सारी। सोशल एंड कल्चरल बैरियर होता है, सेकंड हमारे पास आता है इकोनॉमिक डिफरेंस, फिर आता है लीगल एंड पॉलिटिकल बैरियर एक हमारे पास आ जाता है, और फिर इंटरनेशनल रेगुलेशन। ये 4 तरह के जो है वो हमें बैरियर्स वहां पर फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारी थोड़ी सी जो है वो बैकवर्डनेस की तरफ चली जाती है। अब ये है क्या, वन बाय वन हम इनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला था सोशल एंड कल्चरल बैरियर। अगर सोशल और कल्चरल बैरियर की बात की जाए तो सोशल और कल्चरल बैरियर के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो डिफरेंस लैंग्वेज का आता है। लाइक अगर मैं एक ऐसे मुल्क के साथ अपनी चीजों को सेल आउट करने के लिए जा रहा हूँ जिस मुल्क की लैंग्वेज और हमारे मुल्क की लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। लाइक मैं फ्रांस के साथ अपनी जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता हूँ, या फ्रांस से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूँ, तो जब तक मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होगी तब तक मैं अपना मैसेज उनको कन्वे नहीं कर सकूंगा। ना तो वो मेरी बात को समझ सकेंगे, ना ही मैं उनकी बात को समझ सकूंगा। इसी तरह से अगर चाइना में मैं कहूंगा जी मैंने चाइना के साथ कोई लेन देन करना है, तो जब तक चाइना वाले मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मैं उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तब तक भी अगेन हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ना तो हम रॉ मटेरियल खरीद सकेंगे, ना ही हम वहां पर रॉ मटेरियल को बेच सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस आता है ना वो लैंग्वेज का आता है, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त मैटर है। हमारे यहाँ हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, ये बेसिकली कंट्री जो है वो हमारी अंडर डेवलप कंट्री, अभी आगे चलकर डिफाइन करूंगा कि अंडर डेवलप कंट्री किसको कहा जाता है। अभी फिलहाल आप अपने ज़हन में यही रखें कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हम इस वक्त, मैं अपने आप को यही कहूंगा कि हम इस वक्त जो है वो क्या है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि 200 अगर कंट्रीज है ना, तो एजुकेशन के मामले में हम लोग इतने पीछे हैं कि बाकी सारे ममालिक हमसे आ गया। अगर हमारा नंबर आ भी जाएगा किसी तरीके के साथ तो आई थिंक सो 195 के पास ही कर आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली थोड़ी सी चीजें इस तरह से हैं कि एक तो जो हमारे यहाँ पर बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसके अंदर थोड़ा सा रटाइज्म है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे जो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने बचपन में चीज बुक्स पढ़ी थी, आज भी मैं देख रहा हूँ कि वही बुक्स मार्केट के अंदर पढ़ाई जा रही हैं। तो जब तक एक नई चीज लोगों के पास नहीं आएगी, लोगों के पास उसका नॉलेज नहीं आएगा, लोग तब तक उसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगले ममालिक के कल्चर्स को समझने के लिए, उनकी सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज को भी वहां पर सीखना चाहिए। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर हर लेवल के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों ने इस्लाम को प्रेफर किया कि ठीक है जनाब आप इस्लाम जो है उसकी तालीमात जो है वो अपनी क्लासेस के अंदर दें। ठीक है, अगर हम अपने देखें तो हमारे जो है वो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल तक इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो वहां पर इस्लाम की तालीमात नहीं दी जाती। वहां पर हमें फॉरेन बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, बच्चे का एकदम सारे का सारा जो है वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, बच्चे को समझ ही नहीं आती वहां पर, और 90% लोग वहां पे आके फिर क्विट करके चले जाते हैं। रीजन क्या है? लैंग्वेज। और यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर इस तरह से भी आ जाता है कि जो बात करने का अंदाज होता है, जो वर्ड्स को रीड करने का अंदाज होता है, जिसे हम एक्सेंट का नाम देते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो लोग बहुत ज्यादा मार वहां पर खा जाते हैं। लाइक लैंग्वेज में हमारे यहाँ 2 तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। यहाँ पे इस वक्त आज के दौर में जो सबसे ज्यादा एक्सेंट यूज किया जाता है, जो बोलने का अंदाज इस्तेमाल किया जाता है, वो बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर अमेरिकन का किया जाता है। नो डाउट इससे पहले ब्रिटिश का किया जाता था, काफी सारे लोग जो है वो ब्रिटिश से ही रीड किए हैं। तो सबसे पहला जो उसने बैरियर यहाँ पर उठाया हुआ है वो लैंग्वेज का बैरियर है। हमारे यहाँ पर हर तरह के मुल्क की लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, अगर सिखाई जाती है तो वो रट्टाइज्म अप्रोच के ऊपर सिखाई जाती है। लाइक इंग्लिश की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें जो जिस लेवल पर ले जाकर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो लेवल इस वक्त आई थिंक सो पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा होगा जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंस। अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की सबसे बड़ी, कि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। यहाँ पर बात करने वाले लोग एक तरफ उर्दू में बात कर रहा है, दूसरी तरफ पंजाबी में बात कर रहा है, तीसरी तरफ पश्तो के अंदर बात कर रहा है, चौथी तरफ एक बंदा जो है वो इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है। तो हर जगह का जो है ना रोल, या कह सकते हैं हर जगह का एनवायरनमेंट वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहला बैरियर इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज का आता है। सेकंड है वैल्यूज एंड रिलीजियस एटीट्यूड्स। अगले नंबर पे जो हमारा जो मजहब है ना वो इसके अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। सम टाइम हम जिस चीज को खरीद रहे होते हैं या जिस चीज को दूसरा ममालिक को बेच रहे होते हैं, उस मुल्क के कल्चर के अंदर, जो उस मुल्क के अंदर कल्चर यूज किया जा रहा होता है, जो वहां का दीन होता है, उस दीन के अंदर उस चीज की या तो इजाजत होती है या इजाजत नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज ये है
यहाँ पर आके काफी सारे ममालिक जो है वो पीछे हट जाते हैं, उनको अपनी जो चीजें उन्होंने खरीदनी होती हैं या बेचनी होती हैं उनको काफी सोच समझ कर फैसले करने पड़ते हैं कि जनाब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस कल्चर को अडॉप्ट करने जा रहे हैं या जिस चीज को मैं अपने मुल्क में लेकर आना चाह रहा हूँ, क्या हमारा कल्चर उसकी इजाजत देता है कि नहीं देता। जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हमारे पास गाय को लेकर है। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट इंडिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी कह सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर गाय की कुर्बानी की जाती है, लेकिन ऑपोजिट साइड पर अगर देखें तो इंडिया वाले गाय की कुर्बानी नहीं करते, वो गाय की कुर्बानी की जगह पे उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के सबसे बड़ी वजह जो इनको अलग करवाने की कायदे आज़म ने जो प्रेजेंट की थी वो यही थी, उनका दोनों के मजहब अलग अलग है। तो जब दोनों के मजहब अलग अलग है, दोनों के मुल्क भी क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ताकि हर कोई अपने मुल्क में अपने दीन के मुताबिक या अपने मजहब के मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। तो बेसिकली जो रिलीजन है ना वो बड़ा अहम यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। रिलीजन में कुछ चीजों को लेकर जैसे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इस्लाम जो है वो कहता है कि जी औरतों को पर्दा करना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या किसी अदर कंट्रीज के अंदर तो वहां पे औरतें पर्दा वगैरह नहीं करती। तो दैट्स अ डिफरेंस कि आप जो चीज बेचने जा रहे हैं, क्या वो चीज या जो खरीदने जा रहे हैं उस चीज की उस मुल्क के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं अमेरिका के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि स्कार्फ को लेके वहां पे दुकान मैंने ओपन कर लिया, मैंने कहा मैं स्कार्फ वहां पर सेल आउट करूंगा, तो पहली बात है ये अमेरिका के अंदर तो स्कार्फ है ही नहीं, वहां पे तो जो उनका कल्चर है उसके मुताबिक वो अपने फेस को जो है वो कवर ही नहीं करते। तो दैट्स अ थिंग, सबसे बड़ा जो बैरियर हमें फेस करना पड़ता है वो बैरियर हमारे सामने आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है, जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल, जिसमें दो पॉइंट आते हैं, एक लैंग्वेज का बैरियर होता है और दूसरा उनके वैल्यूज एंड रिलीजन। वैल्यूज बेसिकली नॉर्म्स को कहा जाता है, बिलीव्स को कहा जाता है, जिन चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो बिलीव करते हैं। लाइक छोटे होते से हमारे दिमाग के अंदर बात डाल दी जाती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो इस वक्त फाइट करवाई जाती है वो शिया सुन्नी के दरमियान में करवाई जाती है। दैट्स अ थिंग कि जो चीज बचपन में दिमाग के अंदर डाल दी जाती है ना, आगे चलकर हमारे दिमाग में वही चीज रहती है, हम उससे कभी बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब भी आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो पहले आप वहां की लैंग्वेज, वहां के जो है कल्चर वगैरह, इन तमाम चीजों को पहले एक बार सीखें, फिर सीखने के बाद आप वहां पर ट्रेड करने में कामयाब होंगे। आप डायरेक्ट कभी भी ट्रेड करने में वहां पर कामयाब नहीं हो सकते। सेकंड जो हमारे पास बैरियर आता है उसका नाम है इकोनॉमिक बैरियर। इकोनॉमिक बैरियर में हमारे पास आगे से 3 पॉइंट्स आते हैं, जिनमें सबसे पहला है जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है जिसका नाम है एक्सचेंज रेट। वैसे तो ये इसका पार्ट नहीं था, लेकिन इसका पार्ट मैंने खुद इसको बनाया है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो इकोनॉमिक बैरियर में सबसे मेन पॉइंट हमारे पास आता है। अब वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं, ये तीनों क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात कीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली बेटा हम लोग इस वक्त ना लेस डेवलपिंग कंट्री से जब वो बिलोंग करते हैं, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अभी किसी भी सेक्टर के अंदर तरक्की ना की हो, उन कंट्रीज को हम लोग नाम देते हैं कि वो आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, जिन्हें LDC का नाम दिया जाता है। इनकी निशानी क्या होती है? इनकी 3 निशानी है, ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, जिनमें सबसे पहले कह रहे हैं लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कहते हैं एक शख्स की आमदनी। अगर इसका कंपैरिजन जब भी किया जाता है तो इसका कंपैरिजन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन मुल्क की करेंसीज के साथ किया जाता है कि अगर आपके यहाँ पर कमाने वाला जो बंदा है उसकी फीकस आमदनी जो है अमेरिका की निस्बत कम है, तो इसका मतलब है वो आप लोग अंडर डेवलप के अंदर चले जाते हैं। ये वैसे पॉइंट हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाला पॉइंट है। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका में इस वक्त एक शख्स की जो पर कैपिटा इनकम है, मैं सालाना की बात कर रहा हूँ, ये ओवरऑल की बेस के ऊपर होती है। इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि वो फार्मूला क्या आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसमें जब फार्मूले को लिया जाता है तो नेशनल इनकम को पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड किया जाता है। जो आपकी कौमी आमदनी है उसको जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, तब जाकर हमारे पास ये आंसर आता है। अगर हम अपने आंसर को कंपेयर करें अमेरिका के साथ, तो इस वक्त मैं आप लोगों को जो वैल्यू बता रहा हूँ ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, लेकिन होगा इसी के पास क्योंकि 2 साल पहले मैंने ये वैल्यू देखी थी। तो उस वक्त अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम थी वो $75,000 से ज्यादा थी। एक शख्स वहां पर सालाना $75,000 से ज्यादा कमा रहा है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एवरेजली सालाना एक बंदा जो है वो $250 से ज्यादा भी नहीं कमा। तो ये रीजन है हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा पीछे होने की। सेकंड आ जाता है लेस इकोनॉमिकल एडवांटेज या एडवांस। हम लोग जो है वो बेसिकली सस्ते से सस्ती चीजों की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा मुल्क बहुत ज्यादा जो है वो बैकवर्डनेस की तरफ चला गया। और आखिर में यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, कहता है पोटेंशियली हो, और आगे लिखा हुआ कहता है एंड प्रॉफिटेबल मार्केट्स।
हमारे यहाँ पर कोई ऐसी मार्केट्स नहीं है जिनकी वजह से हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा मुनाफे हो सके। लाइक बाकी ममालिक में तरक्की होने के पीछे एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि वहां पे कोई ना कोई मार्केट्स बनी हुई है जिनकी वजह से लोग वहां पर जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, वहां से चीजें खरीद कर आते हैं। लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे हमारे पास दुबई है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड आज से काफी अर्सा पहले होती रही है वो सारी की सारी ट्रेड हमारी दुबई के जरिए होती रही है। लेकिन जैसे ही ग्वादर का यहाँ पे प्रोजेक्ट आया तो ग्वादर के प्रोजेक्ट के बाद हर मुल्क को इस चीज की टेंशन पड़ गई थी कि भाई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमीर हो जाएगा अगर ग्वादर का जो है इनका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पे कोई बाहर से आके लोग यहाँ पे चीजें खरीद के नहीं जाते बल्कि हम उनके वहां पे जाते हैं, वहां से चीजें खरीद के यहाँ पर लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये सबसे पहला हमारा बैरियर आता है। सेकंड आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आप लोगों का जो है वो माहौल, आपके इर्द गिर्द की जो चीजें बेसिकली यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो स्कूल सिस्टम है, जो यहाँ का यूटिलिटी सिस्टम है, जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, जो अदर हमारी प्लेसेस हैं और जो पोर्ट्स वगैरह हमारे यहाँ पर बनाई गई हुई है वो सारी की सारी दूसरे ममालिक की निस्बत अभी तक बहुत पुरानी है। बाकी ममालिक में लोग जो है वो गवर्नमेंट के बने हुए स्कूलों को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम अपने ही मुल्क के अंदर गवर्नमेंट के बने हुए स्कूलों को प्रेफर नहीं करते। हम अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जी अगर सरकारी इदारे में चला गया तो बच्चा खराब हो जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है जिसकी वजह से हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कभी भी जो है दूसरे ममालिक को कम्पीट नहीं कर पा रहे। इसी तरीके के साथ बाकी ममालिक जिस टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज करके थक चुके होते हैं, हम अपने मुल्क में उसको फ्रेश टेक्नोलॉजी करके ये एक नई चीज आई है इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो पोर्ट्स वगैरह है, यहाँ के जो हाईवे वगैरह है, ओवरऑल जितनी भी यहाँ की जो चीजें हैं जो डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करती है वो सारी की सारी बाहर के ममालिक की निस्बत इस वक्त जीरो के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सिग्नल्स थे जिसको 4 साल पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट में उसको कहूंगा उसके अंदर उन्होंने इसको सिग्नल फ्री किया। इन्होंने थोड़ा सा उसका एनवायरनमेंट वगैरह चेंज किया। इन्होंने कहा जी हम सिग्नल फ्री करेंगे, हम यहाँ पे फ्लाई ओवर बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है वो अंडर पासेस बनाएंगे, क्योंकि बाहर के ममालिक के अंदर फ्लाई ओवर अंडर पासेस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरीके के साथ बाहर के ममालिक की जो सड़कें हैं वो ज्यादा पायदार है यहाँ की निस्बत। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो अगेन तरक्की की तरफ नहीं जा पा रहा। और आखिरी आता है एक्सचेंज रेट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। एक्सचेंज रेट बेसिकली डेफिनेशन को मैं पहले रीड कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको ये समझाता हूं क्या द रेशियो एट विच वन नेशन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर एन अदर नेशन करेंसी। बेसिकली मैं कहता हूं कि जी जिस वक्त मैंने अमेरिका से लेट्स सपोज कोई चीज खरीदी है, अमेरिका को जब मैंने चीज खरीदी थी उस वक्त लेट्स सपोज $1 था 60 रुपए का। अब जब मैंने उनको पेमेंट करनी है उस वक्त जो डॉलर की प्राइस है लेट्स सपोज वो होगी 150 रुपए, इसका मतलब है मुझे तो नुकसान हो गया। उसके एक चीज पहले मुझे 60 रुपए के हिसाब से पा रही थी, जब मैं उसकी पेमेंट करने के लिए गया हूं तो वो चीज मुझे 60 की नहीं वो मुझे 150 की पा रही है। तो दैट्स एक्सचेंज रेट। हमारे मुल्क में हमारी जो करेंसी है ना वो बेसिकली डीवैल्यूएट होती चली जा रही है। डीवैल्यूएशन इस वजह से हो रही है कि हमारे जो है वो मुल्क की करेंसी के बैक पे किसी किस्म के कोई रिजर्व नहीं है। बाकी सारी करेंसीज जो है वो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि जब वो उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते होगा तो उसकी बैक के ऊपर रिजर्व्स रखते हैं जो गोल्ड या सिल्वर की शेप के अंदर होते हैं। हम लोग यहाँ पे वो चीज नहीं रखते जिसकी वजह से डे बाय डे हमारे जो करेंसी है वो डाउन होती चली जा रही है। और अगर हम बाहर के ममालिक की कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें महंगी से महंगी तर मिलना शुरू हो गई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है जी लीगल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स। अगर लीगल और पॉलिटिकल बैरियर्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कहते हैं जी डिफरेंट लॉज। हमारे यहाँ पे जी हर एक के लिए कानून मुख्तलिफ है। अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। अमीर का बच्चा जो है वो रोड के ऊपर अगर कोई भी काम करे, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, उसको नुकसान पहुंचा दे, उसको मार दे, वो एक फोन करवाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर गरीब का बच्चा जो है उसके अंदर आ जाए, उससे कोई हो जाए तो उसे जी सजाए मौत दे दें या उसको जो है वो जेल के अंदर डाल दें। तो इस तरह के जो है वो कानून यहाँ पर हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट है। बाहर के ममालिक में कानून सबके लिए सेम है। जैसे इस्लाम में अगर हमारे पास देखें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बार चोरी हुई तो उन्होंने कहा कि जिसके हाथ काट दे। तो लोगों ने कहा कि जी अगर इसमें आपकी बेटी होती तो आपने कहा कि अगर मेरी बेटी भी इसके अंदर होती ना तो मैं उसके भी हाथ काट देता।
तो कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर इस्लाम हम लोगों को, हम क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा कानून क्या कहता है, जो चीज है वो सबके लिए सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसका दूसरा जो हमारे पास एक बैरियर आता है वो है इंटरनेशनल लॉज। सम टाइम हम कुछ इंटरनेशनल लॉज हम लोगों ने जो कि एग्रीमेंट किया है दूसरे ममालिक के साथ, उनके कवानीन की वजह से भी हम लोग फिर यहाँ पर बाउंड हो जाते हैं। उस बाउंड्री की वजह से भी हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस की तरफ जो है वो जा चुका हुआ है, हम इतनी ज्यादा यहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अभी ये आगे चलकर पॉइंट हमारा बड़ा डिटेल के अंदर आएगा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। सम टाइम कुछ हमारे मुल्क के अंदर ट्रेड को लेकर जो है वो पाबंदियां लगा दी जाती है कि भाई आप बाहर के ममालिक से कोई चीज खरीद नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज खरीदनी है आप उसके ऊपर टैक्स वगैरह जो है वो बहुत हैवी ज्यादा पे करने पड़ जाते हैं। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, तो वहां पर भी मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जा पाते। हाँ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएं, उस वक्त आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाएं जिस वक्त आप खुद इस काबिल हो चुके हो कि बाकी ममालिक आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हो, आप उनको सेल कर रहे हो, फिर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि ठीक है जनाब हम अपनी चीजों को सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी हमारे पास जो आती है पूरी दुनिया में वो जापान की है। जापान ने अपनी इंपोर्ट को टोटली बैन किया हुआ है, जापान के अंदर किसी किस्म की कोई इंपोर्ट नहीं होती। चेंजिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट्स, हमारे यहाँ पे जो है वो सियासी सूरत हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हुई होती है। अगर हम देखें तो बाहर के ममालिक का कभी आपने देखा हो टीवी के ऊपर कि ये वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ वहां के लोग जो है या अदर पार्टीज जो है वो बातें कर रही हो, कभी भी नहीं आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन, बल्कि मैं हर दूसरा तीसरा दिन भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, हर घंटे बाद पता चलता है जी एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो चढ़ाई करके बैठी हुई है कि जी उन्होंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जो पॉलिटिकल हमारे क्लाइमेट्स है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज है बाकी अदर कंट्रीज की निस्बत। और आखिरी जो पॉइंट इसका आता है वो है डिफरेंट एथिकल वैल्यूज। और जो हमारी एथिकल वैल्यूज हैं, एथिक्स मैंने बताया था अखलाकियात, वो दूसरे ममालिक की निस्बत जो है वो सारी की सारी डिफरेंट है। हम अगर यहाँ पर कोई भी काम करना चाहें तो यहाँ पर कुछ जगहों के ऊपर हमारे पास आजादी होती है, कुछ जगहों के ऊपर हमारे पास आजादी नहीं है, वहां पर हमें डिफरेंट किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जिसका नाम है टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक को से वहां पे लिखा हुआ है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ के नाम से। असल इसका जो नाम बनता है वो टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का नाम बनता है। टैरिफ बेटा बेसिकली टैक्स को कहा जाता है। जब भी हम किसी दूसरे मुल्क से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको परचेज करते वक्त हमें उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता और जिनको हम लोग नाम देते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अब वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जिसको आपकी बुक के अंदर नॉन टैरिफ के नाम से जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आता है जिसका नाम है एक्सचेंज कंट्रोल। अच्छा, आपकी बुक में ये पॉइंट आगे पीछे करते होंगे, आप इन पॉइंट्स को वहां से एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है जिसका नाम उसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें बता कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। अगर एक्सचेंज कंट्रोल की बात की जाए तो कहता है रेगुलेशंस दैट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट कैन बी बॉट और सोल्ड। इसमें क्या होता है, हम एक रकम की हद मुकर्रर कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इस रकम से ज्यादा ना तो चीज खरीदी जाएगी, ना ही इस रकम से ज्यादा जो है वो चीज बेची जाएगी। हम इसकी लिमिट अगर लगा दें तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि वो आप लोगों का एक्सचेंज कंट्रोल कहलाता है। लाइक मैं कहता हूं जी पाकिस्तान के अंदर पाबंदी आयद कर दी जाए अगर कि पाकिस्तान एक साल में $1 मिलियन से ज्यादा की जो है वो सेल परचेज नहीं करेगा तो देन इसको हम लोग नाम देंगे कि ये हमारा एक्सचेंज कंट्रोल कहलाएगा। यानी कि ना तो $1 बिलियन से ज्यादा की चीजें खरीदी जाएंगी, ना ही उससे ज्यादा की चीजें बेची जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है कोटा। अगर इसकी बात की जाए तो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी इंपोर्ट इनटू अ कंट्री। अब इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाले में हमने रकम को लेके जो है वो कंडीशन लगाई हुई थी, नीचे वाले में कोटा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम रकम को लेके नहीं, हम चीजों को लेके जो है वो कंडीशन लगा देते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम उनको मेंशन कर देंगे, उस क्वांटिटी से ज्यादा आप उसको परचेज नहीं कर सकते। अगर आप परचेज करेंगे तो अगेन आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर इस चीज की ली जाए तो जो सऊदी अरब से लोग उम्रा करके या हज करके यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ ये एक चीज अप्लाई होती है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम लोगों को आइडिया भी इस चीज का कि 20 kg से ज्यादा अगर उनका सामान हो तो उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है ना
वो नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर होगी कि आप इतनी चीजें ला सकते हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं ला सकते, यानी कि 20 केजी तक का सामान ला सकते हैं, 20 केजी से ज्यादा का सामान आप अपने साथ जो है वो नहीं ला सकते। इसी तरीके के साथ अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आपने अगर कोई भी चीज किसी दूसरे मुल्क से खरीदनी है, आप वो चीज लाइक मैं कहता हूँ जैसे पाकिस्तान में अभी इस वक्त जो है कानून अप्लाई कर दिया गया, वो कानून क्या था कि कोई भी शख्स जो बाहर से आता था पहले अपने साथ बेशुमार मोबाइल लेकर आ जाता था। अब उन्होंने उसके ऊपर कोटा अप्लाई कर दिया, और वो कोटा ये है कि आप एक मोबाइल अपना जो आप यूज करते हैं, जो आपके पर्सनल यूज के अंदर है वो, और उसके साथ एक मोबाइल और ला सकते हैं। सिर्फ आप 2 मोबाइल अपने साथ लेकर आ सकते हैं, 2 से ज्यादा मोबाइल नहीं लेकर आएंगे। अगर आप 2 से ज्यादा मोबाइल लेकर आएंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कि वो आपका कोटा कहलाता है। सेकंड आता है जिसका नाम है एम्बार्गो। एम्बार्गो की अगर बात की जाए तो एम्बार्गो में क्या होता है कि हम बेसिकली जो चीज होती है ना उसके ऊपर टोटली बैन कर देते हैं कि जनाब ये चीज हमारे मुल्क में नहीं आ सकती, हम इस चीज को खरीद नहीं सकते। इसमें अगर बात करें प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर चीज को लेकर पाबंदी नहीं लगेगी, किसी एक खास चीज को लेकर पाबंदी लगेगी। अब जब पाबंदी किसी एक खास चीज को लेकर लगाई जाए तो उसे हम नाम देते हैं, वो आपकी एम्बार्गो कहलाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर शराब जो है उसको बेचना गैर कानूनी काम है, तो यहाँ पर शराब लाने के ऊपर पाबंदी होगी। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, जो आप लोग ड्रिंकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे हम शराब मैंने जैसे बताया, तो वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोहिबिशन का पार्ट बन जाएगी, जिसे हम एम्बार्गो का नाम देते हैं। और आखिरी पॉइंट जो आपका इसके अंदर आता है, उस पॉइंट का नाम है विद द नेम ऑफ डंपिंग। अगर डंपिंग की बेटा बात की जाए तो आसान से आसान अल्फाज के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस टर्म है, डंपिंग आसान से आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी मुल्क अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल आउट करना चाहता है, यानी कि मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, तो वो डंपिंग की टर्म जो है वो क्रिएट वहां पे यूज करते हैं। डंपिंग में होता बेसिकली ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे होते हैं, हम उस प्रोडक्ट को बड़ी लो कॉस्ट के ऊपर बना के अगले को सेल आउट कर रहे होते हैं, ताकि हम उस मुल्क की मार्केट को सारी की सारी को कैप्चर कर सकें। जैसे कि 2004 के अंदर जोग्राफिया की जो बुक्स थी, जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाती है, तिजारती जोग्राफिया की बुक, उस बुक के अंदर ये बात एक जगह पे लिखी हुई थी कि 2012 या 13 का जिक्र था आई थिंक सो, उसके अंदर कि उसमें पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज जो है उनको ताला लगा दिया जाएगा, और इवन के यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने टारगेट एक अपना सेट किया हुआ था, और उन्होंने उसमें ये चैलेंज किया था कि उस फैक्ट्री के बाहर जो ताला भी लगा होगा ना, उस ताले के ऊपर भी लिखा होगा मेड इन चाइना। और चाइना अपने इस काम के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब। यहाँ की 90% के करीब जो फैक्ट्रीज हैं उनको ताला लग चुका हुआ है। हम यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स अपनी यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपको मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। अगर उसके ऊपर मेड इन चाइना नहीं होगा तो असेंबल्ड इन चाइना, इस तरह कुछ ना कुछ लिखा होगा जो चाइना से रिलेटेड जरूर होगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पर करते क्या, चाइना से बनवाने के बाद यहाँ पर लाकर के उसकी पैकिंग चेंज करके उसको कहते हैं नहीं जी हमने खुद यहाँ पर बनवाई है। हम लोगों को यहाँ पे जो है वो गुमराह कर रहे होते हैं। और आखिर में जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है पॉलिटिकल बैरियर, ये आपको पहले भी पीछे मैं बता चुका हूँ पॉलिटिकल बैरियर के बारे में। और जो आखिरी स्लाइड थी वो हमारी टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल की जाती है बेटा, वो पूरी दुनिया जिसको इस्तेमाल करके थक चुकी होती है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आ जाती है। जिस तरीके के साथ यहाँ पे अगर हम अपने टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें तो बाहर के ममालिक के अंदर 3G 4G 5G यूज होके लोग थक चुके हैं। अब यहाँ पर वो 5G आ रही है टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी है वो अब आके ये साल 1.5 साल पहले जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। बेसिकली जो चीजें बाहर के ममालिक वाले सर्च कर करके अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले गए हुए हैं, हम क्या करते हैं जब वो थक जाते हैं उस चीज को लेकर, हम उसके बाद कहते हैं ये हमें दे दें, हम इसको अब यूज करके अपनी आवाम को थोड़ा सा फायदा पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली ये भी एक बैरियर है। इस बैरियर में दूसरी जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी से कोई टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, हमें तो खुद वो चलानी नहीं आती होती, तो फिर हम हजारों लाखों रुपया लगा के वहां से उस एक बंदे को बुलवाते हैं कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पर आए और आकर हमें बताएं कि हमने इस चीज को जो है वो किस तरीके से यूज करना है। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहलाता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसी भी तरह से अपने जो अपोनेंट है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हम उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हम बेसिकली कह सकते हैं कि जी इस वक्त हम गरीब मुल्कों में नंबर 1 के ऊपर हम आई थिंक सो होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इस वक्त सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। लाइक अगर आप देखें तो जैसे आजकल की सूरत हाल चल रही है कोरोना को लेके, हर मुल्क उसकी वैक्सीनेशन बनाने के लिए जो है वो इस वक्त बैठा हुआ है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि जनाब अगर आपके पास चीज है तो आप हमें दे दें। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने चाइना से जो है वो उनको कहा कि अगर आपके पास वेंटिलेटर पड़े हुए तो आप हमें वेंटिलेटर दे दें, आप हमें मास्क दे दें। हम उनसे मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर जीरो है। अगर हम अपने जो है यहाँ पर बनानी शुरू कर दें, हम तो महंगी से महंगी बनाकर यहाँ पे लोगों को सेल आउट करेंगे। तो यहाँ तक अभी आप मेरा बेटा इस टॉपिक को रखें, इंशाल्लाह फिर हम इसको बाद में आगे जो